हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। ये हमारा मॉडर्न इंडिया का टेस्ट पेपर है और टेस्ट नंबर 3 है। कल हमने जो न्यू टेस्ट पेपर ही देखा था, बट उसमें क्या है कि मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर के इंक्लूड हैं, तो बीच बीच में क्वेश्चन छोड़ना और फिर बीच से करना वो थोड़ा सा ना मतलब मिसगाइड कर रहा था। तो मैंने फिर उसको हटा दिया, वो क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे नहीं। तो मैंने फिर सोचा इसको फिनिश कर लेते हैं और इसके बाद में मैं जर्नल हिंदी लगभग 20 सालों के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो चलें इसको देखते हैं। आई थिंक इकोनॉमी क्वेश्चन पेपर कई सारे लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है, क्योंकि देखा बहुत कम लोगों ने वीडियो है, तो कोई बात नहीं। इसको देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री है। चलो आगे बढ़ते हैं और पेपर सॉल्व करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा कह रहा है कि अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी हेनरी हार्डिंग, सी चार्ल्स बॉल या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने यह बात 1851 में कही थी और 1856 में राज्य को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो कथन हमारे यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, 1856 का सारांश समझौता तालुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा। सेकंड कह रहा है कि अवध के तालुकदारों और उनके किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है वो बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो विलय के बाद पहला ब्रिटिश राजस्व समझौता, जिसे 1856 के सारांश निपटान के रूप में जाना जाता है, इस धारणा पर आधारित था कि तालुकदार भूमि में कोई स्थायी हिस्सेदारी नहीं रखने वाले हस्तक्षेप करता थे। उन्हें बल और धोखाधड़ी के माध्यम से भूमि पर अपना कब्जा स्थापित किया था। तो सारांश निपटान जहां भी संभव हो तालुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा। कथन एक हमारा यहाँ पर सही है। अवध जैसे क्षेत्रों में जहां 1857 के दौरान प्रतिरोध तीव्र और लंबे समय तक चलने वाला था, लड़ाई तालुकदारों और उनके किसानों द्वारा की गई थी। इनमें से कई तालुकदार अवध के नवाब के प्रति वफादार थे और वे अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ में बेगम हजरत महल नवाब की पत्नी के साथ शामिल हो गए। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हमारे यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि अवध के तालुकदारों और उनके किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर कौन था। ऑप्शन फर्स्ट हेक्टर मुनरो, सेकेंड बी विशाल गुलाब, सी लॉर्ड एम हस्ट एंड डी रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर हम बक्सर की लड़ाई के समय की पूछ रहे हैं, तो बक्सर की लड़ाई मेजर हेक्टर मुनरो की कमान वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य सहित भारतीय राज्यों के गठबंधन की संयुक्त सेना के बीच संघर्ष था। अतः कथन एक यहाँ पर सही हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि अनार्य दोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन फर्स्ट ज्योतिबा फूले, बी बाबा साहेब अम्बेडकर, सी गोपाल बाबा वालंगर एंड डी ईवी रामास्वामी नायकर। बात करें यहाँ पर तो गोपाल बाबा वालंगर ने अनार्य दोष परिहार मंडली गैर आर्यों के बीच बुराइयों को दूर करने के लिए सोसाइटी की स्थापना की। वालंगर वाइटल विध्वंसक, ब्राह्मणवादी या औपचारिक प्रदूषण को नष्ट करने वाला पहला अखबार लॉन्च करने वाले पहले दलित बने। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गोपाल बाबा वालंगर। ये इसके संस्थापक भी थे और इन्होंने जो अखबार लॉन्च किया था, मतलब ये पहले ऐसे दलित थे जिन्होंने अखबार को लॉन्च किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, राम मोहन राय एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। सेकंड, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर यहाँ पर हम, राम मोहन राय कोई नया धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे, वह केवल हिंदू धर्म में घुसी हुई कुरीतियों, मतलब उसमें जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उनको शुद्ध करना चाहते थे। इसलिए कथन हमारा फर्स्ट असत्य हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन फर्स्ट केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड डी आत्माराम पांडुरंग। बात करें अगर यहाँ पर देखिए, 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्र नाथ टैगोर ने
तत्वरंजनी सभा की स्थापना की, जिसे कुछ ही समय बाद तत्वबोधिनी सत्य साधक या शोधक सभा का नाम दिया गया। तो कथन बी सही है, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि कौन हेनरी विवियन डिरेजियो को बंगाल के आधुनिक सभ्यता के अग्रदूतों, हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में वर्णित करता है, जिनके गुणों से सम्मान मिलेगा और जिनकी असफलताओं पर सबसे विनम्र विचार किया जाएगा। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर एंड डी बाल शास्त्री जम्भेकर। बात करें यहाँ पर अगर हम, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डिरेजियो का वर्णन बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूतों, हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में किया था। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि किसने दी। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या डी विट्ठलराव कृष्ण जी वंदेकर। बात करें यहाँ पर हम ज्योतिबा फूले की, तो ज्योतिबा फूले जी को 1888 यानी 1888 में एक महाराष्ट्रीयन समाज सुधारक विट्ठलराव कृष्णजी वंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो आंसर आपका यहाँ पर अगर बात करें तो आपका हो जाएगा विट्ठलराव कृष्णजी वंदेकर। ठीक है, चलो देखिए कह रहे हैं कि किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों, हिंदू धर्म और इस्लाम का जंक्शन ही एकमात्र आशा है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी महात्मा गांधी। देखते हैं ऐसा किसने कहा था। बात करें अगर हम ये क्वेश्चन की, विवेकानंद ईश्वर की मौलिक एकता में विश्वास करते थे और कहते थे कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों, हिंदू धर्म और इस्लाम का मिलन ही एकमात्र आशा है। तो इस तरीके से देखें तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुत्थान का आह्वान किया। सेकंड, मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था। कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर हम क्वेश्चन की, तो दयानंद का वेदों की ओर लौटो का नारा वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता के पुनरुद्धार का आह्वान था, न कि वैदिक काल के पुनरुद्धान का। तो कथन एक आपका यहाँ पर सही है। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 ईस्वी तक का बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने 1875 में गुजरात में आर्य समाज की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना था। तो हमारे यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन का विरोध किया। ऑप्शन सेकंड, रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। तो कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया और 1888 में सैयद अहमद खान के संगठनों यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ एक फतवा, यानी कि जिसको हम क्या मतलब उनके उसमें बोला जाता धार्मिक फरमान जारी किया। इसलिए कथन एक हमारे यहाँ पर गलत है। दूसरी बात, रहनुमाई मजदायसन सभा धार्मिक सुधार संघ की स्थापना 1851 में अंग्रेजी शिक्षित पारसियों के एक समूह द्वारा पारसियों की सामाजिक स्थितियों के उत्थान और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता की बहाली के लिए की गई थी। तो कथन सेकंड तो सही है, लेकिन फर्स्ट हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बोला कि विरोध किया था, हालांकि उन्होंने स्वागत किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ऑप्शन है लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी योकोहामा या डी मॉस्को। बात की जाए यहाँ पर क्वेश्चन की, देखिए सबको पता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना आपके मैडम HP ब्लावास्की और कर्नल एलकोट ने 1875 में न्यूयॉर्क में की थी और 1882 में सोसाइटी का मुख्यालय भारत में मद्रास, जो कि अब चेन्नई के पास ODR में स्थापित किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। सेकंड, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रभुत्व था। कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। हालांकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में
अधिकांश राजनीतिक संघों पर धनी और कुलीन तत्वों का वर्चस्व था। वे चरित्र में स्थानीय या क्षेत्रीय थे, अतः कथन एक सही है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग, वकील, पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षक आदि का प्रभुत्व बढ़ता गया और उनके पास व्यापक परिप्रेक्ष्य और बड़ा एजेंडा था। तो सेकंड भी सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है कादम्बिनी गांगुली, बी बसंती देवी, सी प्रीतिलता वादेदर या डी कल्पना दत्ता। आपको पता है ये सभी नाम आते रहते हैं हिस्ट्री में, इन लोगों ने बहुत कुछ काम किया है। तो कादम्बिनी गांगुली जो 18 जुलाई 1861 3 अक्टूबर 1923 पहली भारतीय महिला डॉक्टर में से एक थी जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा में डिग्री के साथ प्रैक्टिस की, और वह भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला थी, और वह कलकत्ता से स्नातक करने वाली भी पहली भारतीय महिला थी। तो इस तरीके से ऑप्शन ए ऑप्शन ए हमारा सही है। और ये हमारे लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन का काम करती हैं कि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है ना। कि सोचिए उस समय में ये डॉक्टरी की पढ़ाई करी तो इन्हें कितना विरोध का सामना करना पड़ा होगा। अभी तो बहुत कुछ सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्रवाई के द्वारा निदेशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1961, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी चार्टर अधिनियम 1891 या डी चार्टर अधिनियम 1813 यानी कि 1813। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको पता है कि समाप्त कर दिया गया। सीधे इसका जो क्या नाम है कि प्रबंधन था वो क्राउन के साथ चला गया। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे अधिनियम पूछा है। तो अधिनियम आपका 1858 यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सेकेंड अरबिंदो घोष, थर्ड बाल गंगाधर तिलक। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके प्रश्न का उत्तर दें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड एंड डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, उग्रवादी विचारधारा और उसकी कार्यप्रणाली में ये जरूर पूछे जाते हैं। उग्रवादी और आपके जो लिबरल होते हैं, है ना, हम याद भी करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लाल बाल पाल ऐसे करके, मतलब सर लोग बताते ही रहते हैं। तो बात करोगे यहाँ पर तो उग्रवादी में तीनों लोग ही शामिल थे, यानी कि लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय या डी एनी बेसेंट। बात करें यहाँ पर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में अपने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आह्वान को उठाने का निर्णय लिया। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि दादा भाई नौरोजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है पूछा है, थोड़ा ध्यान रखना है। ऑप्शन है वह 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए, बी उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना की, 1866 में स्थापना की, सी वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुने गए, एंड डी उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया। अब यहाँ पर देखो, आपको फैक्ट तो मतलब इसका आंसर तो मिल ही गया होगा। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया, अतः डी आपका सही उत्तर है। इन्होंने पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो बता दें यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, एक प्रमुख प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे। वह 1870 के दशक के दौरान बॉम्बे नगर निगम और नगर परिषद के लिए चुने गए। 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए। उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया सोसाइटी 1865 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना की। उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुना गया। यहाँ पर इन्होंने इस फैक्ट को थोड़ा सा बदल दिया है। केसरी और मराठा का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जबकि क्वेश्चन हमारा दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। तो कंफ्यूज मत होना, इन्होंने असत्य पूछा है और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका संपादन जो केसरी और मराठा का संपादन है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, ना कि दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार समाप्त हो गया? ऑप्शन है 1833 का चार्टर अधिनियम, बी 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1793 का चार्टर अधिनियम एंड डी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बात करें यहाँ पर अगर क्वेश्चन की
तो देखो 1833 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी का चीन के साथ व्यापार तथा चाय पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो कथन एक हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हार्डिंग या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बात करें यहाँ पर अगर हम, तो 1800 में ईस्वी में वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 ने रंगरूटों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, की स्थापना करवाई और 1806 में वेलेस्ली के कॉलेज को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अस्वीकार कर दिया था और इसके बजाय रंगरूटों को 2 साल का प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड के हैलेबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। तो कथन एक हमारे यहाँ पर सही है, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति 1886 की स्थापना किसने की? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग एंड डी लॉर्ड मेयो। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन को, तो लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने एक लोक सेवा आयोग नियुक्त किया जिसे सर चार्ल्स एचिसन के अधीन एचिसन आयोग के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी विलियम बेंटिक एंड डी लॉर्ड कैनिंग। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो रिपन सरकार चाहती थी कि प्रांतीय सरकारें स्थानीय निकायों के मामले में वित्तीय विकेंद्रीकरण के उसी सिद्धांत को लागू करें जो लॉर्ड मेयो की सरकार ने उनके लिए शुरू किया था। उनके योगदान के लिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसने बच्चों के लिए काम के घंटों को प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित कर दिया। सेकंड, इसमें महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य समय 11 घंटे निर्धारित किया गया। कह रहे उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है ये हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के विषय में बात हो रही है, बताना है। तो इस अधिनियम ने बच्चों के लिए काम के अधिकतम घंटों को घटाकर 7 घंटे कर दिया। जो यहाँ पर 9 लिखा है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर 7 घंटे कर दिया। ठीक है, 7 घंटे। दूसरी बात, तो इसलिए कथन फर्स्ट हमारा पहले ही गलत हो गया। इसमें महिलाओं के लिए अधिकतम काम के घंटे 1.5 घंटे के अंतराल के साथ प्रतिदिन 11 घंटे तय किए। पुरुषों के लिए काम के घंटे अनियमित छोड़ दिए, अतः कथन सेकंड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बी सही है, फर्स्ट हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, बी जॉर्ज यूल, सी विलियम विडनबर्ग एंड डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि उन्होंने नाम ऐसे क्लोजली दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय जॉर्ज यूल थे। उन्होंने 1888 में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के चौथे सत्र की अध्यक्षता की थी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, जॉर्ज यूल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड एलिगन प्रथम या डी लॉर्ड लिटन। बात करें यहाँ पर अगर हम, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। यह अधिनियम समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के कारण बनाया गया था। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। किस लिए पूछा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जब पारित हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, सेकंड कह रहे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल आयोग था? ऑप्शन है रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, बी रैले आयोग, सी मुदलियार आयोग एंड डी हंटर कमीशन। बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की, तो 1880 का रिचर्ड स्ट्रेची आयोग अकाल से निपटने के लिए एक सामान्य रणनीति और सिद्धांत विकसित करने के लिए बनाया गया था। यह पहला अकाल आयोग था और इसका गठन लॉर्ड लिटन के काल में किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रिचर्ड स्ट्रेची आयोग। लेकिन अगर पूछ लेंगे कि किसके समय में किया गया था, तो लॉर्ड लिटन के समय में। ठीक है, चलो दोनों ही चीज़ें बता दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि भारत में डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में खोला। सेकंड, डचों का भारत में पतन पुर्तगीज एवं डचों के मध्य हुए बेदारा के युद्ध से शुरू हुआ। तो उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए, डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला
मछलीपट्टनम से डच लोग नील का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल व अफीम का व्यापार करते थे। तो पहला तो सही है आपका। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदारा के। इन्होंने युद्ध तो सही बताया, लेकिन पुर्तगीज मतलब यहाँ पर पुर्तगीज कर दिया, जबकि नहीं, ब्रिटिश और डचों की डचों का भारत में पतन पुर्तगीज नहीं बल्कि ब्रिटिश के मध्य जो बेदारा का युद्ध हुआ था उससे इनका तय हो गया था। तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो कथन सेकंड हमारा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा ही केवल यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कालक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत में पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे अंत में वापस गए। सेकंड, भारत में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी सबसे बाद में आई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है अब बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। भारत में पुर्तगीज सबसे पहले 1498 ईस्वी में और सबसे अंत 1961 ईस्वी में वापस गए। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में सबसे बाद में प्रवेश किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को उनके बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए, रंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा। सेकंड, हैदर की अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि। थर्ड, चिक्का कृष्णराज वोडियार द्वितीय का शासन। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सेकंड फर्स्ट थर्ड, सी थर्ड सेकंड फर्स्ट एंड डी सेकंड थर्ड फर्स्ट। देखिए बात करें तो वर्ष 1612 में वोडियार राजवंश के अंतर्गत मैसूर क्षेत्र हिंदू राज्य के रूप में उभरा। चिक्का कृष्णराज वोडियार द्वितीय ने वर्ष 1734 से वर्ष 1761 तक शासन किया। हैदर अली वोडियार वंश की सेना में एक सैनिक के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने महान प्रशासनिक कौशल एवं सैन्य रणनीति के बल पर मैसूर का 1761 में वास्तविक शासक बन गया। तो थर्ड हमारा पहले आ जाएगा, फिर सेकंड आएगा और फिर आपका आएगा फर्स्ट कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हैदर के साथ 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 यानी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहले आपका आएगा चिक्का कृष्णराज वोडियार द्वितीय का शासन, फिर हैदर के अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि और फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए। सेकंड, डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया गया। कह रहे उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। डुप्ले का पूरा नाम जोसेफ फ्रैंकोis डुप्ले था। वह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक सेवा में भारत आया और बाद में 1731 ईस्वी में चंद्रनगर का गवर्नर बन गया। 1741 ईस्वी में उसे पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनाया गया और 1754 ईस्वी तक इस पद पर बना रहा, जहां से वह वापस बुला लिया गया। बात करें तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है, यानी कि डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस भी बुला लिया गया और डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध भी हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई निम्नलिखित संधियों को उनके घटते कालक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए सूरत की संधि, सेकंड पुरंदर की संधि, थर्ड सालबाई की संधि। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सेकंड फर्स्ट थर्ड, सी थर्ड सेकंड फर्स्ट एंड डी सेकंड थर्ड और फर्स्ट। ठीक है, देखो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। सूरत की संधि आपकी 75, ठीक है, 1775 में होती है आपकी सूरत की संधि। 76 में आपकी पुरंदर की संधि होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसी के जस्ट 1 साल बाद होती है। फिर 82 में आपकी सालबाई की संधि होती है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि घटते क्रम में, तो फिर थर्ड सेकेंड और फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ब्रिटिश कंपनी ने निम्नलिखित में से किन माध्यम से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। ऑप्शन ए जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया, सेकंड स्थानीय पुलिस एवं न्याय की शक्ति उनसे छीन ली गई, थर्ड कलेक्टर का कार्यालय जमींदारों को नियंत्रित करने का साधन बन गया,
तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट एवं सेकंड, बी केवल सेकंड एवं थर्ड, सी केवल फर्स्ट एवं थर्ड एंड डी उपर्युक्त सभी। बात करते हैं यहाँ पर अगर हम देखिए, ब्रिटिश कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी, किंतु उसने उनको नियंत्रित करने हेतु सारे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे के सारे अपनाए, तो यानी कि उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी विद्वान था। ऑप्शन ए डॉक्टर एच विल्सन, सेकंड लॉर्ड मैकाले, थर्ड एच.टी. प्रिंसेप। उपर्युक्त विकल्पों में से कितने सही है। ऑप्शन ए केवल एक विकल्प, बी केवल दो विकल्प, सी केवल तीन विकल्प एंड डी कोई भी नहीं। बात करें यहाँ पर अगर हम, तो डॉक्टर एच विल्सन और एच.टी. प्रिंसेप के नेतृत्व में प्राच्यवादियों ने शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृत, अरबी और फारसी की वकालत की। दूसरी ओर चार्ल्स ट्रेवेलियन एल्फिस्टन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने की वकालत की। मैकाले भी पश्चिमी शिक्षा का समर्थक थे। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल दो विकल्प यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए बंगाल के राज्यपाल के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। सेकंड, गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थर्ड, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 4, कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई। कह रहे हैं यहाँ पर कि उपर्युक्त विकल्पों में कितने सही है। ऑप्शन ए केवल एक विकल्प, बी केवल दो विकल्प, सी केवल तीन विकल्प एंड डी सभी 4 विकल्प। अब ये क्वेश्चन आपका पूरा यूपीएससी लेवल पे फॉर्म किया गया, यानी कि डिजाइन किया गया है। बात करें अगर हम यहाँ पर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की, तो चलो देख लेते हैं कि इसमें क्या था। इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी। इसने बंगाल के राज्यपाल के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में भी बदल दिया। इसने गवर्नर जनरल के 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद भी बना दी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। कंपनी को भारत में अपनी पहले ही बात हो गई है। तो सभी 4 विकल्प हमारे यहाँ पर सही है, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद के निम्नलिखित घटनाक्रमों को बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, कश्मीर के भारत में विलय संबंधी पत्र पर दस्तखत। सेकंड, पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम घोषित। थर्ड, महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या। एंड 4, जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार में प्रधानमंत्री बने। कह रहे नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बी थर्ड, फर्स्ट, 4 एंड सेकंड, डी 4, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड एंड डी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड 4। आज़ादी के बाद के घटनाक्रमों को हमें कालानुक्रम में लगाना है, ये उन्होंने बताया। इसमें डेट वेट कुछ भी नहीं दी गई है, मतलब डेट की कोई टेंशन नहीं है। फैक्ट क्योंकि कितने याद रखेगा कोई व्यक्ति, है ना, फैक्ट बहुत रहते हैं, तो उस हिसाब से बात करें तो देखो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार में प्रधानमंत्री बने, 2 सितंबर को। ठीक है, एंड 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय संबंधी पत्र पर दस्तखत किए या हस्ताक्षर किए। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या हो गई। 1949 पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम घोषित और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ। तो इस तरीके से देखें तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। पहले जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री बने अनंतरिम सरकार में, तो 1946 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो यही काम हुआ ना। इसके बाद में आपका 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने, तो सेकंड हो जाएगा। फिर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार कर हत्या कर दी गई और फिर पाकिस्तान की युद्ध विराम सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इस तरीके से सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को अच्छे से समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में वेवेल तथा लॉर्ड माउंटबेटन दोनों ने कार्य किया। सेकंड, अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभारी भारत का वायसराय था। कह रहे उपयुक्त में से कौन सा से कथन असत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। अब बात करें क्वेश्चन की, तो अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल वेवेल फरवरी 1947 तक तथा लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से दोनों रहे। तो कथन फर्स्ट हमारा सही है। अंतरिम सरकार में उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के प्रभारी के रूप में जवाहरलाल नेहरू INC
पदासीन रहे तो कथन सेकंड हमारा यहाँ पर असत्य हो जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर असत्य ही पूछे, इसलिए हमें बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन कथन ए, जिन्ना ने राजगोपालाचारी फार्मूले का समर्थन किया था। कारण आर कह रहे हैं कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन किया गया था। तो कूट दिया है ऑप्शन ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बी, ए एवं आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन की। तो 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी राजगोपालाचारी ने व्यक्तिगत स्तर पर किए गए अपने प्रयास के तहत एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला कहा गया। गांधी जी ने भी इस फार्मूले का समर्थन किया था। इस फार्मूले के प्रमुख प्रावधान कुछ निम्नलिखित थे। मुस्लिम लीग कांग्रेस द्वारा की जा रही भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी व उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों का निर्धारण करे जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में है। इस तरीके से कुछ और पॉइंट दिए गए हैं। आंसर की बात करें तो ए गलत है किंतु आर सही है। आप जब इस सारे पॉइंट को पीडीएफ में पढ़ लोगे तो आप उस फार्मूले को अच्छे से जान जाओगे। हालांकि पढ़ाई होगा पहले, लेकिन और दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा है फार्मूला, मैं बताऊंगी तो लगभग 3 मिनट निकल जाएंगे। तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेडक्लिफ रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इस रेखा के तथ्यों को 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। सेकंड कह रहे हैं कि रेडक्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर हम तो 17 अगस्त 1947 को भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा जिसे रेडक्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है के तथ्यों को प्रकाशित किया गया। रेडक्लिफ रेखा गुजरात के कच्छ के रण से होते हुए जम्मू और कश्मीर में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली हुई है जो भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग देशों में विभाजित करती है। रेडक्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और शेष भारत। ठीक है, आंसर की बात करें तो बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए 1940 की रेलवे हड़ताल, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की देशव्यापी हड़ताल, सी गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल, या डी उपर्युक्त में से किसी को नहीं। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर हम तो 18 फरवरी 1946 को तकरीबन 1100 भारतीय नाविकों या HMIS तलवार के जहाजियों और रॉयल इंडियन नेवी ने भूख हड़ताल की घोषणा की जो कि नौसेना में भारतीयों की स्थिति और उनके साथ व्यवहार से प्रभावित थी। इस हड़ताल को एक स्लो डाउन हड़ताल भी कहा जाता है जिसका अर्थ था कि जहाजी अपने कर्तव्य को धीरे धीरे पूरा करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम आंसर की बात करें तो उपर्युक्त में से किसी को नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था। तो कह रहे उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य वो बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ज़्यादातर सब कुछ चीज़ें पता है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को हम। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया। तो देखो, भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था। गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रास बिहारी बोस बने। सेकंड, आज़ाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें यहाँ पर अगर हम
देखो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की, जिसमें वह स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन आज़ाद हिंद सरकार के बनने से पूर्व ही 1942 ईस्वी में किया गया था। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कौन सा कथन सत्य है, तो ना तो फर्स्ट सत्य है और ना ही सेकेंड, ठीक है, क्योंकि आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री राज बिहारी बोस थे ही नहीं, है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये कांग्रेस का अधिवेशन है और ये अध्यक्ष है। ऑप्शन है 1946 कांग्रेस अधिवेशन JB कृपलानी, सी 1947 और कांग्रेस अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद, सी 1948 कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। करिए उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित? ऑप्शन है केवल एक विकल्प, बी केवल दो विकल्प, सी केवल तीन विकल्प या डी कोई भी नहीं। बात करें यहाँ पर तो कांग्रेस का 55वां अधिवेशन 1946 ईस्वी में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था, तो है ना। इसके बाद में कांग्रेस का 56वां अधिवेशन 1946 ईस्वी में दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो आंसर की बात करें तो आपके केवल दो विकल्प यहाँ पर सही हो जाते हैं, क्योंकि ये विकल्प आपका गलत है। क्यों गलत है? 1948 का जो कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया जी की अध्यक्षता में हुआ था, ना कि जवाहरलाल नेहरू, इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हुई थी? ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति, थर्ड तृतीय अफगान युद्ध। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के समय इसे भारत भेजा गया था और इस महायुद्ध में भारतीय सेनाओं को भेजने के कारण वह काफ़ी चर्चित रहा था, ठीक है। इसके समयकाल में 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट पास हुआ चेम्सफोर्ड के समय। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही 13 अप्रैल को हुआ। तो आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन सही है, यानी कि सेकेंड और थर्ड आपका दोनों ही सही हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुंटकट्टी प्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शन है आदिवासियों की भू प्रणाली, सेकेंड पश्चिमी भारत में प्रचलित अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली, सी आंध्र प्रदेश में जमींदारी प्रथा का एक रूप, या डी संथाल परगना में अपनाई गई नई कर प्रणाली। तो खुंटकट्टी प्रणाली आपके आदिवासी लोगों द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व है और इस प्रणाली के तहत मुंडा आदिवासी आमतौर पर जंगलों को साफ करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा आदिवासियों की भू प्रणाली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में भी जाना जाता है। सेकंड, इस अधिनियम में द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर क्वेश्चन की तो 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, है ना। तो नए सुधारों के तहत अब केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, स्थगन करने, प्रस्ताव पारित करने तथा बजट के हिस्से में मतदान करने का अधिकार था, लेकिन अभी भी बजट के 75% हिस्से पर मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त था। आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सेकेंड, रोमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। थर्ड, MG रानाडे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कितने युग्म सही है? ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन या डी कोई भी नहीं, ठीक है। देखिए बात करें तो दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो कन्फर्म है, सबको पता है कि ये बुक उन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। रोमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और रोमेश चंद्र द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर केवल दो सही है, क्योंकि यहाँ पर ये MG रानाडे नहीं होगा, ये बुक भी आपकी इन्हीं की हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी कि केवल दो। अब पहला और दूसरा तो सही है, इसमें नाम गलत कर दिया इन्होंने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कह रहे हैं कि हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया? तो ऑप्शन है 1854, बी 1858, सी 1872 या डी 1882 या 82। ठीक है, बात करें अगर हम तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में सरकार ने 1854 की शिक्षा नीति की प्रगति के लिए 1882 ईस्वी में एक शिक्षा आयोग नियुक्त किया और इस आयोग के 8 सदस्य भारतीय थे। इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालयों के कार्य की समीक्षा करना नहीं था, बल्कि इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रखना था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1854 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू या डी एस.ए. डांगे। बात करें तो सुभाष चंद्र बोस 1929 अधिवेशन की अध्यक्षता, जवाहरलाल नेहरू 1928 अधिवेशन की अध्यक्षता, एस.ए. डांगे 1947-1949 अधिवेशन की अध्यक्षता, मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता नहीं की है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और किसकी नहीं की? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस में आरोपी था? ऑप्शन है एस.ए. डांगे, सेकंड बी रामचरण लाल शर्मा, सी सिंगारा वेलू चेट्टियार एंड डी उपर्युक्त सभी। बात करें यहाँ पर अगर हम तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने 21 फरवरी 1924 को M.N. राय, मुजफ्फर अहमद, सीपाद, अमरत डांगे उस्मानी, गुलाम मुजफ्फर अहमद, लाल चरण शर्मा और सिंगारा वेलू चेट्टियार पर कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया था। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी। सेकंड, बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया था। तो कह रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो 1857 के विद्रोह के आरंभिक चरण से ही आम नागरिकों की भूमिका बढ़ चढ़ कर रही। इसमें सैनिकों के दबाव के बाद बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया था। तो दोनों कथन आपके असत्य हो जाएंगे। पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अब हमारा यहाँ पर ये टेस्ट पेपर मतलब इतने ही क्वेश्चन लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे तो फिर आप अच्छे से उनको अटेंड नहीं करोगे, बोरिंग लगेगा, थक भी जाओगे। और आपको यहाँ पर एक टाइमिंग दिखा देती हूँ कि रात के अभी कितने बज रहे हैं। ये आपके रात के इसमें देखो 1 सेकेंड, 1 बज रहे हैं रात के। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।